नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज हम YouTube के माध्यम से आपके विचारों को, आपके मुद्दों को सरकार तक पहुंचा पाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम आपके बीच आए और आपने हमें अपना प्यार दिया, अपनी मन की बात हमसे कही, जिसको हमने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाया, सरकारों तक पहुंचाया, जनता तक पहुंचाया। इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आज 7 मार्च में 7वें चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की किस्मत का पिटारा लगभग बंद हो चुका है। अब किसका होगा राज तिलक और किसके सफर पर लग जाएगा ताला, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। किसको कितने वोट मिलने हैं, किसकी कितनी सीट आनी है, कौन सा धुरंधर ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा मार्जिन से वोट जीता और कौन सा ऐसा धुरंधर था जिसको टीवी पे बहुत दिखाया गया लेकिन असल में उसकी सीट गायब हो गई, अस्तित्व उसका खत्म हो गया और अब वो घर से निकलने लायक भी नहीं बचा है। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे भैया। उत्तर प्रदेश के भैया, याद है ना? तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का चुनावी विश्लेषण और आपको संक्षेप में बताएंगे कि कहां पर किसको कितनी सीट मिलने जा रही है, किसका बहुमत आ रहा है, कौन सी पार्टी है जो पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व ही उत्तर प्रदेश से खत्म होने जा रहा है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करके अपने विचारों को रखना होगा, क्योंकि यह चुनावी विश्लेषण है, परिणाम नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया। आप भी अपना विश्लेषण हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका विश्लेषण हमसे ज्यादा सटीक हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम अपने सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण को यहां आपके सामने रखेंगे और 10 तारीख को जब हमें दिखेगा कि आपका विश्लेषण हमसे ज्यादा सटीक है तो आपके नाम के साथ बकायदा हम YouTube पर आपके विश्लेषण को रखेंगे। झूठ बोल रहा है। इस बात का वादा है। और क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, अगर मैं कह देता हूं ये चैनल मेरा है तो आप मेरा मत मान के चलिए, क्योंकि यहां आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, आपकी बातों को रखा जाता है और आप ही की बात को आगे बढ़ाया जाता है। तो बात साफ है, चैनल आपका है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलिए तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। हालांकि चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन उन 4 राज्यों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पंजाब में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, मणिपुर में चुनाव और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव और आप देखेंगे कि गोवा में चुनाव, यानी 5 राज्य है। लेकिन नजरें कहां हैं? केवल एक राज्य, वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के भैये हैं, भैये। कौन कह रहा था ये? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? बिहार दे, दिल्ली दे भैये आगे ते राज करते ना, बड़ी हाँ, तो भैया हम हैं भैये और जहां हम खड़े होते हैं, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लाइन वहीं से शुरू होती है। तो चलिए उत्तर प्रदेश का विश्लेषण कर लेते हैं। ये तो थी मजाक की बात, लेकिन मजाक नहीं मानना भैया, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं मानना। उत्तर प्रदेश वाकई में सब चीजों में नंबर 1 है और इस बार तो योगी सरकार ने भी दावा कर दिया है उत्तर प्रदेश नंबर 1। अब कितना नंबर 1 है कितना नहीं, अब चलिए चुनावी विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कहां किसको कितनी सीटें मिली, किसने मारा झक्का और कौन हो गया क्लीन बोल्ड। चलिए बात करते हैं।
दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में सभी पार्टियों ने लगभग अपनी सारी ताकतें झोंक दी। शुरुआत में कोरोना के कारण कुछ अंकुश लगे हुए थे, इसलिए डिजिटल रैली हो रही थी, वर्चुअल रैली हो रही थी। वैसे ये वर्चुअल रैली क्या होती है? हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। वर्चुअल रैली नहीं, मुझे तो पता है, कमेंट मत करना, बता रहा हूं अभी। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। तो वर्चुअल रैली के माध्यम से पहले जनता तक पहुंचा जा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे अंकुश जब खत्म हुआ तो अंकुश मतलब रोक जब हटी, भाई अंकुश अपने आप को मत ले लेना, बड़ा हरामी हो बेटा। तो जब रोक हटी तो उसके बाद में सड़कों पर हुजूम नजर आया और कहा गया जिसकी रैली में जितनी भीड़ वो जीत जाएगा जी। अजी हाँ, ऐसा है क्या? हमें तो ना समझ में आया। हम तो जब गए लोगों के बीच में, हमने उनसे पूछा कि भाई आप इस रैली में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मजा ना आया जी, हम तो यहाँ ऐसे ही आ गए दबाव में। चलिए, वो वीडियो भी हमने डाली है, देख लेना। कुछ चीजें तो कर लिया करो। तो फेज 1 का चुनाव यानी पहले चरण का चुनाव हुआ है 10 फरवरी को, और वो था हमारा वाला गढ़ यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर। ये वो गढ़ थे जहां पर पहले चरण के चुनाव हुए। किसानों का गढ़, गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन, ये सब हमने देखा। गन्ना किसानों का गढ़, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, और यहां जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ में क्योंकि गठबंधन किया, तो यहां समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। पहले चरण के मतदान जो हुए उसमें लगभग 58 सीटों का मतदान हुआ, 60% का वोटिंग टर्नआउट हुआ, और उसी वोटिंग टर्नआउट में देखा गया कि भाजपा को एक यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। कई टीवी चैनलों ने तो यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो है यहां पर बड़ी मजबूती से आगे आई है और यहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। लेकिन हमारा विश्लेषण कुछ और कहता है। हमारा विश्लेषण कहता है कि 58 सीटों में से भाजपा को 36 सीटें केवल मिली हैं, और 19 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही हैं जाती हुई। कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुल पाया है, और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट से यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटें नजर आ रही हैं जाती हुई। अन्य में अगर हम बात करते हैं तो 1 सीट हम बात कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी की तरफ जाती हुई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो मुस्लिम बहुमूल इलाके हैं, और वहां माना जाता है कि वहां पर इस बार ओवैसी ने अपना दबदबा बनाया और 1 सीट पे अपनी बढ़त बना ली है। तो ये तो थी पहले चरण की बात। अब दूसरे चरण की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर अब रैलियों पर अंकुश लगना खत्म हुआ और यहां पर रैलियां शुरू हो गई। तमाम नेताओं ने अपनी जो ताकत है वो यहां पर झोंक दी, और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। तो चलिए बात करते हैं। दूसरे चरण के चुनावों में 55 सीटों के ऊपर मतदान हुए, जिसमें वोटिंग टर्नआउट आया लगभग 60% के आसपास अगेन, और यहां पर फिर से भाजपा को बड़ा झटका लगा। इस बार बड़ा झटका लगा, और 55 में से केवल और केवल 34 सीटें भाजपा के खाते में आ पाई। यहां समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीट गई, और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट नजर आई, यानी कि कांग्रेस का खाता खुल गया। बधाई हो, कांग्रेस का खाता खुल गया। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में यहां पर 2 सीट नजर आ रही है जाती हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर भाजपा भले ही बहुमत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन
पहले के मुकाबले में इस बार उनकी जो सीटें हैं वो गिरती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे क्या भाजपा बहुमत बना पाएगी, इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। चलिए, हम विश्लेषण तो कर ही रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तीसरा चरण जो आया वो आया 20 फरवरी का, जो कि कानपुर और कानपुर देहात के इलाकों में आता है, जहां पर बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी सी मजबूत है। और यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां 59 सीटों के मतदान हुए। यहां वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम हो गया, 57% लगभग यहां पर वोटिंग टर्नआउट हुआ है, जो कि एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि गंभीर मामला है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जितने भी अरेंजमेंट किए वो बहुत अच्छे किए, लेकिन लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए। इस बार हमने ये भी देखा कि कई लोगों के जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आए ही नहीं। आप भी अगर उनमें से एक हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, आपको वोटिंग करने का मौका इस बार नहीं मिल पाया, क्या हुआ आपके साथ, और आपके जानने वालों के साथ वो बातें आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन तीसरे फेज के चुनाव में अगर देखा जाए तो 20 फरवरी को जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हो गई। समाजवादी पार्टी को यहां पर 20 सीटें मिलती हुई नजर आई। वहीं भाजपा की जो सीटें हैं वो सिर्फ 35 सीटें भाजपा को मिली। अब भले ही भाजपा सीटों में बढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखें जो पिछली बार 312 सीटें आई थी भाजपा की, वो सीटें इस बार आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आगे कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या आंकड़ा पहले से बढ़ गया है या नहीं, इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक भाजपा को वो सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही जो पिछली बार उनको रिकॉर्ड मतदान हुए थे। तो 35 सीटें यहां पर भाजपा लेकर जा रही है, 20 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर जा रही है। यहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल रही है, और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा फेज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फेज था, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ जहां पर आता है वहां का फेज था, और बड़ी वहां पर गंभीरता से चुनावी मतदानों की तरफ लोगों की टकटकी लगी हुई थी, क्योंकि एक ऐसी सीटें थी जिसपे बड़े नामी नेता थे जिनको इस बार हटाकर नए चेहरों को आगे लाया गया। और भाजपा ने इस वक्त जो फैसला लिया था वो एक बड़ा फैसला नजर आता हुआ दिखाई दिया। वो था कि उन्होंने नए चेहरों को आगे बढ़ाया और परिवारवाद को उन्होंने अपने पार्टी से उखाड़ के फेंक दिया। उसका फायदा बीजेपी को मिला या नहीं मिला, उसके बारे में भी अब हम बात करते हैं। यहां पर लगभग 60 सीटों का चुनाव थे और वोटिंग टर्नआउट फिर से यहां पर जो है आपको कम होता हुआ नजर आया है। 56% के आसपास में यहां पर वोटिंग टर्नआउट हुआ है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पर लगभग 37 यानी कि 37 सीटें भाजपा के खाते में नजर आ रही है जाती हुई, तो ये बड़ी बात है। और 18 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही हैं, 1 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, और 1 बहुजन समाज पार्टी के नजर आ रही है जाती हुई, और 3 अन्य दलों के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगर 5वें चरण की, तो 5वां चरण बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। यहां पता लगेगा कि भाजपा को क्या बहुमत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और क्या समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ रही है, क्या वो बहुमत की तरफ बढ़ रही है। इस बारे में अब 5वें चरण के ऊपर बात होगी। तो 5वां जो चरण है वो हुआ है 27 फरवरी को, जो कि प्रयागराज और उनके आसपास के इलाके आते हैं, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे कि उनकी सीट पर भी तमाम न्यूज चैनल में आ रहा था कि इस बार लग रहा है कि उनकी सीट उनके हाथों से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 5वें फेज में 60 सीटों के मतदान थे फिर से, और यहां पर बीजेपी को 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर भाजपा डाउन हो गई है और यहां समाजवादी पार्टी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और इसके बाद में 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में, और 2 सीट अन्य के खाते में नजर आ रही है जाती हुई। अब आप कहेंगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी के
सीटों को आप इतना कम क्यों बता रहे हो? मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, मायावती एक बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, लेकिन इस बार वो प्रदेश के चुनावों से बड़ी नदारद रही और ये कोरोना से ही देखा गया। कोरोना से पहले से ही वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही थी, मामलों में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही थी और कहीं पर भी उनका विरोध प्रदर्शन या सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं देखी जा रही थी। तो एक बात साफ होती जा रही थी कि मायावती का जो रुचि है उत्तर प्रदेश के चुनावों से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और वो साफ तौर पर देखा गया जब मायावती चुनाव शुरू होने वाले थे, तब जाकर उन्होंने 2-3 रैलियां करी, इसके अलावा और कोई रैलियां उन्होंने नहीं संबोधित करी। तो इसका कारण आपको बिल्कुल साफ तौर पर देखा गया कि इसी वजह से मायावती उत्तर प्रदेश के चुनावों से एकदम बाहर हो गई और बहुजन समाज पार्टी, जो एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, अब वो पार्टी नहीं रह गई। तो अब हम आते हैं छठे चरण के अंदर और आपको बताते हैं कि छठे चरण में 3 मार्च को जो वोटिंग हुई उसमें लगभग 54% का वोटिंग टर्नआउट आया, जो कि मेरे पास आंकड़े हैं। देखा जाए तो मतदान काफी कम होते जा रहे हैं और यहां पर चिंता का विषय भाजपा के लिए ज्यादा होता गया है। अब जब हम बात कर रहे हैं 57 सीटों के मतदान की, तो यहां पर देखा जाए तो भाजपा के खाते में 38 सीटें आई हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीटें आई हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट है और अन्य के खाते में 2 सीट है। यानी कि अगर देखा जाए तो भाजपा यहां पर तेजी से बढ़ गई और समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो यहां पर घट गई। तो एक बात बहुत साफ है कि यहां पर भाजपा को बहुमत मिल गया, लेकिन क्या 300 का आंकड़ा पार होगा? इस बारे में आप अब जो विश्लेषण हो रहा है इसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि वो काम शायद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब एक आखिरी फेज बचा हुआ है, 7वां फेज, जो कि आज हुआ है। 7वें चरण के मतदान आज हुए हैं और आज बनारस, जो सबसे बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश का, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार पिछले 3 दिन से चुनावी रैलियां कर रहे हैं और वहां पर क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा काम भी किया है। अगर आज मैं पूरे देश के अंदर में सांसदों की लिस्ट निकालता हूं तो जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में किया है, शायद किसी भी सांसद ने, चाहे वो बीजेपी का ही हो, किसी भी सांसद ने अपने इलाके में नहीं किया है, ना ही इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में इतनी सौगातें दी हैं, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मेरा पैतृक गांव बनारस का है, तो मैं इस बात को आपको बता सकता हूं। मैंने वहां पर जाकर देखा है कि वहां पर बदलाव बहुत तेजी से आया है और ये कारण है जिसकी वजह से 7वें चरण के जो मतदान हुए हैं, आज उसमें भाजपा ने छक्का मार दिया है। तो 7वें चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें 54 सीटों के ऊपर मतदान हुआ और 54 सीटों में 40 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 11 सीटें केवल समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही हैं। कांग्रेस का यहां पर कोई खाता नहीं खुल पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट, बहुत महत्वपूर्ण सीट जाती हुई नजर आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में नजर आ रही है जाती हुई, और वो सीट है जफूराबाद की सीट। अब आप कहेंगे ये जफूराबाद क्या है? भैया, जफूराबाद वही जगह है जिसकी हवा बनाई गई थी टीवी चैनलों पर और कहा गया था कि इस बार ओम प्रकाश राजभर, एक अकेला व्यक्ति भाजपा की हवा को टाइट कर देगा। लेकिन भैया, हालत ये हो गई है कि वो व्यक्ति अब अपने घर से बाहर सही तरीके से निकल नहीं पा रहा है, लोगों के बीच जा नहीं पा रहा है। जो हवा बनाई जाती है असल में वो हवाएं होती नहीं है, जैसा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी की हवा बनाई गई थी कि वो पूरे तरीके से आगे आते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा वहां पर हारती हुई नजर आ रही है। हवा बनाने वाली बात होती है, टीवी में बन जाती है, लेकिन असल मुद्दों पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तो 7वें चरण के मतदान में यहां अगर हम देखते हैं तो यहां पर टोटल सीट जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही है
वो है 7, अन्य के खाते में जो सीटें आ रही हैं वो है 15, कांग्रेस के खाते में जो सीटें आ रही हैं वो है 5, समाजवादी पार्टी यहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मजबूती से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी पहले अगर देखा जाए 2017 में तो केवल और केवल 47 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार 120 सीटों के साथ में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग भाजपा के कुछ नेताओं से खफा हैं, जिसकी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का वोट किया है। लेकिन अंत में सिकंदर वही होता है जो जीतता है, वो कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर। तो यहां पर भाजपा ने बाजी फिर से मार ली है और दूसरी बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ में। लेकिन 300 का आंकड़ा इस बार पार नहीं हो पाया, तो बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन करने वाली बात है कि ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से बीजेपी के वोट घट गए और केवल 256 सीटों के साथ में उनको इस बार संतोष करना पड़ा। हालांकि सरकार बन गई है, लेकिन आत्ममंथन करने की जरूरत जरूर है कि कहीं आगे जाकर लोकसभा चुनावों में ये गंभीर मामला ना बन जाए कि क्षति, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता लोकसभा की तरफ, केंद्र की तरफ जाता है, तो कहीं 2024 में इसका खामियाजा भाजपा को ना भुगतना पड़ जाए। इसके लिए भाजपा को जनता के बीच में जाकर उनके अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर दबाव बनाकर जनता के बीच में उनको भेजकर 2024 की अगर रणनीति पर भाजपा काम करती है तो 2024 में एक बार फिर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आएगी और ये बड़ी बात हो जाएगी देश के लिए, भाजपा के लिए और भाजपा नेताओं के लिए। लेकिन तीसरी बार में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसके ऊपर भी बड़ी सारी चर्चा का विषय बनता जा रहा है और तमाम लोग काफी सारी अटकलें लगाए हुए हैं। चलिए इसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनावी विश्लेषण के ऊपर आज हमने जो बात करी है, इसमें सबसे बड़ा कारण भाजपा की जीत का जो बन रहा है वो है कानून व्यवस्था, सड़कों का जाल और जिस तरीके से भाजपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विकास कार्य किए हैं वो भी एक बड़ा विषय है। लेकिन सबसे बड़ा एक और भी विषय देखा गया, इससे आप और हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की हवा रही, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा ओवैसी की पार्टी को होता हुआ नजर आया और बड़ा फायदा भाजपा को होता हुआ नजर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हिंदुओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है, जिसका कारण साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा को यहां पर सीटें बेहतर मिली हैं। लेकिन जो आंकड़ा पिछली बार था वो आंकड़ा पार नहीं हो पाया। जो उम्मीद पार्टी ने लगाई थी वो उम्मीद पर पार्टी के नेता सभी खरे नहीं उतर पाए। लेकिन एक बात और भी माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जहां भी हमने जनता से बात करी वहां पर विधायकों को ना लेकर केवल और केवल शीर्ष नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही वोट लोगों ने किया है ज्यादातर जगह पर। यानी कि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आम जनता जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे तो नाराज है। तो इसके ऊपर सभी पार्टियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आम जनता जहां पर भी उनके विधायक हैं पार्टियों के, उनसे आखिरकार नाराज क्यों है और क्या इसका खामियाजा आगे आने वाले चुनावों में भी भुगतना उनको पड़ेगा, इसके ऊपर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस भैया जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल हुआ करता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि कुत्ता भी उत्तर प्रदेश में उनको नहीं पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि आत्मचिंतन उनको, आत्ममंथन उनको करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी जो है वो अकेली उत्तर प्रदेश के चुनावों को संभाल रही थी, लेकिन अकेला नेता कब तक लड़ाई लड़ेगा, कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं का साथ भी उनको चाहिए था जो कि उनको नहीं मिल पाया। ये एक बड़ा कारण है। बीएसपी की हालत हमने आपको बताई दी कि भैया मायावती का जो रुचि है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों से लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनका दिलचस्पी इसमें ना रहा हो और इसी वजह से उनकी वोटिंग
परसेंटेज जो है गिर गई और इस बार सीट उनकी आई ही नहीं और उनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश से निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी दल थे जिन्होंने हवा तो बहुत चलाई लेकिन उनका कहीं पर कोई वजूद नजर नहीं आया। जैसे हम बात करें भीम पार्टी की, चंद्रशेखर आजाद की, तो हवा तो बहुत चलाई लेकिन कहीं पर भी उनका नामो निशान उत्तर प्रदेश चुनावों में नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल से आकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में उतर गई। चुनाव नहीं लड़ रही थी लेकिन अखिलेश यादव को जिताकर 2024 के लिए वो अपनी प्लानिंग कर रही थी कि 2024 में जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी होगी उसमें वो अपना नाम घोषित करेंगी और राष्ट्रीय दल के तौर पर वो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेंगी। अब उनकी ये नीति कितनी कामयाब होती है ये तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन आगे आने वाले चुनावों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं क्योंकि यहीं से केंद्र का रास्ता होकर जाता है। उसका विश्लेषण हमने आपके सामने रख दिया है। अब हमारा विश्लेषण कितना सटीक होगा इस बात का फैसला 10 मार्च को हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा विश्लेषण सही होता है तो इस बात का पूरा क्रेडिट जो है वो आप लोगों को जाता है और इसका मैं पहले ही अग्रिम आपको इसकी बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ये विश्लेषण इतना सटीक बैठ पाया है। लेकिन अभी चुनाव परिणाम आने बाकी हैं तो इसलिए बड़ा दावा ना करते हुए मैं उम्मीद ये लगा के बैठा हूं कि जो हमने विश्लेषण किया है ये काफी हद तक ठीक होगा और लगभग जो हमने सीटें बताई हैं यही सीटें इन्हीं राजनीतिक दलों को मिलती हुई नजर आएंगी। बाकी का फैसला 10 मार्च को होगा। आप लोग भी 10 मार्च को हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके आप बताइए कि आपका क्या विश्लेषण है। 10 तारीख को जब हम लाइव आपके बीच में होंगे तब हम आपको बताएंगे कि आपका विश्लेषण और हमारा विश्लेषण में कौन सा ज्यादा सटीक बैठा है और आपके विश्लेषण को आपके नाम के साथ बकायदा हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट और जितनी भी लाइव हमारी चर्चा होगी उसमें आप भी जुड़ सकें। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और हाँ, जाते जाते फिर कहूंगा कि मेरे तमाम दर्शकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमारा साथ दिया, दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। To get more videos like this, subscribe our channel.